हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। और जिसकी उड़ान सीरीज के तहत हम कर चुके हैं 16 प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट और आज मैं लेकर आई हूं आपका 17वां प्रैक्टिस पेपर एसएससी जीडी, जिसका एग्जाम बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। लेकिन उससे पहले तो हम बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर कर ही लेंगे। लगातार चलते जा रहे हैं, लगातार आप बहुत सारी व्याकरण देखते जा रहे हो। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि सिंगल व्याकरण के टॉपिक स्टेप अप अकेडमी पर पढ़े हुए हैं और वहाँ वीडियो बना हुआ है मेरा, तो आप वहाँ से बहुत सारे ग्रामर के पोर्शन देख सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है? बताइए। चंद्रमा का पर्यायवाची, बहुत सरल पर्यायवाची पूछे जाते हैं आपको इसमें। अंशुमाली, शशि, दिनकर, घोटक। घोटक तो घोड़े का है। दिनकर रवि सूर्य का है। नीचे से ऊपर बढ़ रही हूं, शशि बताइए। अंशुमाली तो नहीं होगा, शशि चंद्रमा का है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग हुआ है? विशेषण का प्रयोग हुआ है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। शीला सोती है, सिर्फ सो रही है। अकर्मक है ये। करीम खेलता है। नीना खाती है। राधा के लंबे बाल हैं। राधा के लंबे बाल, बस यही तो विशेषण है। तो यहां पर यही उत्तर होगा आपके इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है तीसरा, उसके प्राण पखेरु चले गए में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? चले के स्थान पर प्राण पखेरु चले गए होता है शब्द या कुछ और होता है? बताइए। पूरा वाक्य क्या यही होता है? प्राण पखेरु उड़ गए, तो उड़ होता है। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। एक बार और एक प्रैक्टिस पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो, कि जो वचनों के द्वारा व्यक्त ना किया जाए, जिसे कहा ना जाए, वो अकथनीय होता है। जिसे भूला ना जा सके वो अविस्मरणीय होता है। जिसके जैसा काम किया जाए वो अनुकरणीय होता है। जिसके जैसा दूसरा ना हो या बिल्कुल अद्भुत, वो अलौकिक होता है। जिसे करना बहुत आवश्यक है वो अनिवार्य होता है। और जिसको वचनों में ना बोला जा सके वो अनिर्वचनीय होता है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। श्याम ने बर्फी खाया। श्याम के अनुसार थोड़ी यहाँ पर काम हो रहा है, बर्फी के अनुसार काम हो रहा है। ये कर्म के अनुसार यहाँ पर कर्म होगा, कर्मवाच। तो क्या होगा? श्याम ने बर्फी खाई कि खाया? खाई। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है? मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। ये तो मुझे ठीक लग रहा है। पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। यात्रियों में छोटी की मात्रा आनी चाहिए। पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं। वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था, तो जहां मैंने टिक लगाया वही होगा, क्योंकि यात्रियों में छोटी की मात्रा आनी चाहिए। अगला प्रश्न है, घोड़े बेचकर खालिस्तान दिया है। अब आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? जो आप घोड़े बेचकर खालिस्तान, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से? खाना, सोना, घूमना या रहना? तो अभी हम क्या बोलते हैं? घोड़े बेचकर सो रहे हैं, तो घोड़े बेचकर सोना ये हमारा सही होगा। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन भूख में तड़प रहा था, वह चिंता करती करती मर गए। वह चिंता करती करती मर गई होना चाहिए। पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई। श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तक नत था। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य यही है, क्योंकि देखिए, मोहन भूख में तड़प रहा था। भूख में तड़प होता है, तड़प रहा था। भूख में नहीं तड़पते, भूख से। यस, तो यहाँ वर्तनीय अशुद्धि है। वह चिंता करती करती मर गई, तो यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है। श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तक नत था, तो नत मस्तक होना चाहिए, यहाँ पर भी वर्तनीय है। तो ये जो वाक्य है ये तीसरा एकदम सही है। संसार शूर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है और खालिस्तान को उसकी कायरता के लिए। शूर के विलोम शब्द से उपरोक्त वाक्य पूर्ण कीजिए। तो शूर को हमेशा याद रखता है सरस, दिलेर, भीरू या निर्भय। भीरू डरपोक को उसकी कायरता से। भीरू मतलब डरपोक, शूर का विलोम भीरू।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। तो व्याधि, वरदान, बहाना या अभिशाप, रोग का जो पर्यायवाची है वो है व्याधि। व्याधि मतलब होता है रोग। निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा ना हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक, जो कभी बूढ़ा ना हो। अब बूढ़े को भी लिए कोई शब्द आना चाहिए, बुढ़ापा, उसके लिए जर कहा जाता है। अजर, अजन्मा, अमर या अपार, जो जन्मा ना हो, अजन्मा जो मरे ना वो अमर, अपार मतलब बहुत अधिक, लेकिन जो अजर है अर्थात जिसका बुढ़ापा ना आए, तो इसके लिए कैसे समझेंगे? जर का अर्थ होता है बुढ़ापा। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे, मेरी वह किताब खो गई है, एक मैंने कल पुस्तक, ये हमारा अशुद्धि में जाएगा और मतलब ये सही भी होगा, बाकी ये करेक्ट हैं सारे, क्योंकि यह के साथ जिसे, यह के साथ जिसका, जो के साथ वे सही है। तो दूसरा वाला है जिसमें कि संबंध बोधक बिल्कुल भी अवशेषण का प्रयोग व सर्वनाम का प्रयोग नहीं है। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ, उस वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग करिए। सीमा की बात सुनकर जया को विस्मय हुआ, सीमा की बात सुनकर जया को अचंभा हुआ, सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ, सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ हुआ। तो मनोरथ तो नहीं होगा, आश्चर्य हुआ, विस्मय नहीं लिखेंगे, अचंभा हुआ जया की बात सुनकर, या सुनकर जया को अचरज हुआ। ओके, सॉरी, किस वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया है? विस्मय का, लेकिन यहाँ अर्थ निकलता नहीं। यदि हम देखें तो हम सीधा विस्मय का देंगे नहीं, पर चूंकि इन्होंने दिया है क्योंकि उसका पर्यायवाची समानार्थी प्रयोग किया और हमने नहीं देखा। ध्यान रखना, ये गलती मुझसे हो जाती है जबकि हम यहाँ हैं, तो कई बार पेपर में जल्दबाजी में आपसे भी होगी। एक बार हम फिर इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए, उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो विस्मय बिल्कुल इसका समानार्थी है, अचंभा तो है, अचरज, अचंभा अचरज तो है, तो मनोरथ नहीं है, मनोरथ मतलब इच्छा है। बांछे खिल जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सुंदर हो जाना, प्रसन्न हो जाना, फूल खिल जाना या दोस्त मिल जाना। तो जहां इसका होता है प्रसन्न होना, बांझे खिल जाना मतलब प्रसन्न होना। निम्न वाक्यांश के लिए सही एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो कल्पना से परे हो। वो क्या है? अकाल्पनिक या कल्पनातीत भी होता है, जो कल्पना से परे वो कल्पनातीत। अब यहाँ पर फिर आगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह अकारण नहीं कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। निस्संदेह साहित्य तो समाज का अटूट संबंध है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी। मानव समाज का हित चिंतन और उसका पथ प्रदर्शन करना साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य खालिस्तान की चेतना को विकसित करता है। मानव की साहित्य वह है जिसमें अपना चेहरा देखता है, समाज अपना चेहरा देखता है, या साहित्य समाज की चेतना को विकसित करता है, समाज अपना चेहरा देखता है। साहित्य की वह जो समाज की शोभा, उसकी यश, संपन्नता एवं मान मर्यादा को प्रतिबिंबित करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है। जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं संपन्न होता है वह समाज उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। नव सृजन करने वाला साहित्य एक सशक्त माध्यम तो है ही, यह खालिस्तान के सम्मुख, समाज के सम्मुख ही सहज ढंग से खालिस्तान की सभ्यता, समाज की सभ्यता और संस्कृति को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ जब हमने पहला लिखा था समाज, पहला था समाज, समाज का यह दर्पण भी है और साथ ही यह आत्मा। 18वें में यह जाएगा कि यह उन्नत समाज को, फिर जाएगा जन सामान्य, और 20 में यह जाएगा यहाँ पर, ये क्या है हमारे लिए? देश काल। ये देखिए अब आगे साहित्य उसकी आत्मा हमने भरा था। यह समाज साहित्य जितना समृद्ध एवं उन्नत होता है, यहाँ उन्नत आएगा। यह खालिस्तान के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से खालिस्तान की सभ्यता, जन सामान्य की सभ्यता, और ये सहज ढंग से क्या है? देश काल के लिए। तो यहाँ पर 20 प्रश्न हमारे फिर कंप्लीट होते हैं और यहाँ जाकर ये हमारा 17वां
जो प्रैक्टिस पेपर है ये भी समाप्त होता है। फिर अगला प्रैक्टिस पेपर लेकर फिर मैं उपस्थित रहूंगी। लगातार प्रैक्टिस पेपर आ रहे हैं, यहाँ हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं, तो आप भी तत्पर बने रहिए और ये तैयारी साथ साथ करते जाइए। बहुत कुछ आप समझ जाएंगे और इतने सारे प्रैक्टिस पेपर से ये समझिए कि बहुत जल्द आप सॉल्व कर पाएंगे। हिंदी पढ़ने में जहाँ हमें देर लगती थी वहाँ देर नहीं लगेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 18वें प्रैक्टिस पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।